तीनों हज़रात अस्सलाम वालेकुम। वही बात फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस वक्त तवज्जो नहीं दे पाएंगे तो फिर किसी और वक्त ये प्रोग्राम सुनिए और हम कंटिन्यू करते हैं। जो कायनात है पूरी एक बैलेंस पे चल रही है और हर चीज़ एक बैलेंस पे चलती है। कोल्ड वॉर के दौरान एक बड़ा मशहूर मकूला था कि रशियंस लव देयर चिल्ड्रन टू, और इसका मकसद ये था कि जी अगर रूस एटम बम फायर करेगा तो अमेरिका भी करेगा, और ये रूस को पता है और रूस को भी अपने बच्चे प्यारे हैं। सो इशू ये है कि दुनिया में बैलेंस उस वक़्त तक रहता है जब आपको पता होता है कि अगर मैं कुछ करूँगा तो उसके एक रिपरकशंस होंगे और एक काउंटर फोर्स है जो मुझे रोकेगी। सो हर शख्स अपनी हदूद में रहेगा। जहाँ पर ये बैलेंस ख़त्म हो जाए और एक शख्स को ये पता हो कि मैं जो मर्ज़ी करूँ, स्याह करूँ, सफ़ेद करूँ, जो मर्ज़ी करूँ, मुझे कोई पूछ ही नहीं सकता, तो वहाँ पे एब्सोल्यूट मसाइल शुरू हो जाते हैं और उस बैलेंस को रिस्टोर करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ उससे आगे सिर्फ तबाही रह जाती है। इस्टेब्लिशमेंट वो है जिसने पाकिस्तान में सारा बैलेंस जिसके तहत मॉडर्न नेशन स्टेट चलती है उसे उखाड़ के बाहर फेंक दिया हुआ। ये एक यूनिक एनवायरनमेंट है इस वक्त दुनिया में, और जब तक आप ये बैलेंस दोबारा रिस्टोर नहीं करेंगे तो जो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही वो आगे चलेगी नहीं और कुछ दुरुस्त नहीं होगा। लिहाजा बहुत ज़रूरी है इस्टेब्लिशमेंट का स्ट्रक्चर समझना और वो क्या चीदा चीदा काम करने होंगे, आवाम को करने होंगे, ताकि उनकी अपनी ज़िंदगी आगे चल सके और मुल्क आगे चल सके। और जिस तरफ हम तबाही की तरफ चल पड़े हैं इससे हम बच सकें। पहली तो एक बात यह है कि अशख़ास पे हम नहीं जाएंगे। देखिए, हर चीज़ का एक माहौल होता है। आपने चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक दो दफ़ा तब्दील करके देखे, कोई फ़र्क पड़ा? आप पंजाब का आईजी हर चौथे दिन तब्दील करते हैं, क्या क्राइम पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? सो ये बेवकूफ़ी होती है किसी इंडिविजुअल पे रिलाई करना। एक पूरा इन्वायरमेंट होता है, एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। जब तक आप उसे नहीं समझेंगे और उसकी की चीज़ें जो उसमें ख़राबियाँ पैदा कर रही हैं उसको ठीक नहीं करेंगे, आप अशख़ास को ब्लेम करना, अशख़ास को हटाना, ये सिर्फ पेंट करने के मुतरादिफ़ है और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के मुतरादिफ़ है। सो मैं यहाँ पे जो भी बात कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, इट इज़ अबाउट सो मैं आइडेंटिफाई करूँगा कि इस्टेब्लिशमेंट में का रैंक और स्ट्रक्चर क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। अगेन नॉट अबाउट एन इंडिविजुअल, अबाउट, अगर मैं आर्मी चीफ़ कहता हूँ तो मैं बाजवा की बात नहीं कर रहा, मैं आर्मी चीफ़ की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ISI की बात कर रहा हूँ तो मैं किसी पर्टिकुलर जनरल की बात नहीं कर रहा। उस जनरल को आप रिप्लेस करके दूसरा जनरल लगा देंगे तो भी वही रहेगा, बिकॉज द एनवायरनमेंट वो बन चुका है। हम वो आइडेंटिफाई करेंगे चीज़ें कि जिससे मसाइल हो रहे हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशंस अब ख़ुद बेबस हैं, उस लेवल पे पहुंच चुकी हैं। उनका आप चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तब्दील कर लें, वो जितना वेल मीनिंग हो वो कुछ भी नहीं कर सके जब तक आप नीचे उस स्ट्रक्चर को ठीक नहीं करेंगे। एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई टू डू, एंड एस्टैब्लिशमेंट विद मैलिस टुवर्ड्स नन। प्योर इंटेंशन इज़ betterment of the country and betterment of its systems. इस खुले जहन को लेके हम आगे चलेंगे. It's not about any individuals. Anyway, so let me try to define establishment. ये क्यों है? आपने दाल में अगर आपको शक हो कि कहीं काला है तो आपको दो चीज़ें देखनी, शायद दो तीन चीज़ें आपको वो सिग्नल देती हैं. पहली तो बात यह है कि आप ये देखें कि ये दुनिया में कहीं और भी होता है या बाकी ममालिक क्या कर रहे हैं. पहिया गोल ही है ना, अगर आपने स्क्वायर पहिया तो देयर समथिंग रॉन्ग विद यू. सो बाकी दुनिया के ममालिक क्या करते हैं ऐसी सूरत हाल में, उनके सदर क्यों नहीं अच्छा डरते. अच्छा, और दूसरी चीज़ आप ये देखें कि अगर आप कोई बात पूछते हैं तो जहाँ पे आपको सवाल करने से रोक दिया जाए, इसका मतलब है कि वहाँ कुछ छुपाने को है. सो
पहले हम यहाँ चलते हैं कि बाकी दुनिया में इस्टेब्लिशमेंट ऐसे क्यों नहीं कर पाई, पाकिस्तान में गन पॉइंट पे ओके इस्टेब्लिशमेंट ये है जो कि गन पॉइंट पे तमाम महकमों से इसने ऐसा इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया कि तमाम महकमों से गन पॉइंट पे फैसले कर सकती है, बाकी सब इरेलेवेंट है। चीफ़ जस्टिस की कोई हैसियत नहीं है, वज़ीर आज़म की कोई हैसियत नहीं है, सदर की कोई हैसियत नहीं है, चीफ़ मिनिस्टर्स की कोई हैसियत नहीं है, IG पुलिस की कोई हैसियत नहीं है। फ़ैसला वो होगा जो इस्टेब्लिशमेंट करेगी। कैसे, और बाकी मुल्कों में क्यों नहीं हो रहा? सबसे पहले तो आप यहाँ आएँ कि अमरीकी सदर, अमरीकी चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ उसकी क्या रिलेशनशिप है और वो इससे डरता क्यों नहीं? यहाँ ये मार्शल लॉ क्यों नहीं लगा सकता अमेरिका में, बरतानिया में क्यों नहीं हो सकता, कनाडा में क्यों नहीं हो सकता, इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, हमारे साथ आए थे बांग्लादेश में क्यों नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान ही में क्यों है? पाकिस्तान में ऐसी क्या वजह है? हम ये एक पिरामिड की तरह है इस्टेब्लिशमेंट। मैं ऊपर से नीचे जाऊंगा आपको लेके, और कॉपी पेंसिल लेके इसके अरकान नोट करते जाएं और इसका स्ट्रक्चर नोट करते जाएं, फिर आपको उसको ठीक कैसे करना है मैं वो भी गोश-गुजार करूँगा। जो इस पिरामिड के टॉप पर है वो आर्मी का चीफ़। अगर वैसे आप आर्मी के चीफ़ को देखें तो मेरा एक प्रोग्राम है, उससे आप समझेंगे ये बात, नीचे उसका नंबर चल रहा होगा, कि ब्रीफली यहाँ पे टच करता हूँ। मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक लेजिस्लेटिव होती है, एक एग्जीक्यूटिव होती है, एक जुडिशरी होती है। जो लेजिस्लेटिव होती है वो आवाम तय करती है, जो इसका काम कानून बनाना होता है। एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो कानून बनाए, अवामी नुमाइंदे, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको इन्फोर्स करना, और फिर जुडिशरी का काम है ये देखना कि कानून ठीक बना और इन्फोर्स ठीक हुआ। जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में तमाम महकमे आते हैं, पुलिस, DMG, रेलवे, फ़ौज, फॉरेन ऑफिस सब आएंगे। इसमें मैक्सिमम ग्रेड 4 से लेके ग्रेड 22 तक के अफसर होते हैं। सबसे बड़ा अफसर सेक्रेटरी डिफेंस होता है, सेक्रेटरीज़ होते हैं, फेडरल सेक्रेटरीज़ होते हैं। इसमें सेक्रेटरी डिफेंस फ़ौज में होता है, फ़ौज से ऊपर होता है। सेक्रेटरी डिफेंस, जॉइंट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ, एयरफोर्स, सेक्रेटरी फाइनेंस, मिनिस्टर फाइनेंस, उसके नीचे सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मेंबर कस्टम, मेंबर सेल्स टैक्स, मेंबर इनकम टैक्स। आई डोंट वांट टू गो देयर, वो आप मेरा वीडियो देखिए। हर महकमे का एक अपना काम है, वो अपना अपना काम करेगा। ज़ाहिर अब कस्टम वाला जाके पुलिस चलाना शुरू कर देगा तो फिर तो बात नहीं बनेगी, और फ़ौज वाला आके कुछ और करना शुरू कर देगा तो भी बात नहीं बनेगी। और वो ही इम्बैलेंस ठीक करना है, और बाकी मुल्कों में क्यों नहीं होता? इस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे सेंट्रल किंग पिन है, 2-3 टॉप पे हैं लेकिन 2 हैं बेसिकली, जो सबसे सेंट्रल किंग पिन है वो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। इस पूरे स्ट्रक्चर में जहाँ पे 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसमें फिर एग्जीक्यूटिव में जहाँ पे फ़र्क महकमे हैं, उसमें एक महकमे का एक अफसर, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो कैसे सारी मुल्क को हॉस्टेज कर सकता है कि वज़ीर आज़म से भी गन पॉइंट पे फैसले कराए हर एक से? तो ये कैसे हो गया? अमेरिका में ऐसे क्यों नहीं होता? इसकी बेसिक वजह है, सबसे बड़ा जो सेंट्रल पिलर है वो तो चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ है। इससे अगला जो इसके जो सबसे करीब होता है वो ब्रिगेडियर 111 ब्रिगेड होता है, और फिर DGISI होता है। बट पहले लेट्स टॉक अबाउट ब्रिगेडियर 111 ब्रिगेड। ब्रिगेडियर 111 ब्रिगेड जो है ये इस वक्त मामूर होता है वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी पे, सदर की सिक्योरिटी पे। मुल्क में तमाम सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करते हैं एग्जीक्यूटिव्स को। आपने कभी नहीं देखा होगा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप के पीछे फ़ौजी वर्दियों में लोग खड़े। पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर तो अपने बाथरूम भी नहीं जा सकता जब तक उसके साथ एक फ़ौजी ना हो। और जिस दिन मार्शल लॉ लगाना हो, और पाकिस्तान में जितने मार्शल लॉ लगे हैं वो 111 ब्रिगेड से लगते हैं, क्योंकि सिविलियन लीडरशिप की जो सबसे पहला टॉप ऑफ द पिरामिड पे जो इशू है वो ये है कि आपके अवाम के जो नुमाइंदा इलेक्ट करती है वो हॉस्टेज होता है टू द मिलिट्री। और उसकी वजह 111 ब्रिगेड है, क्योंकि पाकिस्तान में सिविलियन लीडरशिप की प्रोटेक्शन के लिए कोई अदारा नहीं बनाया गया, और जो एक अदारा है वो फ़ौज की 111 ब्रिगेड है। यही शख्स बादशाह की हिफाजत कर रहा। वो अपने मुहाफ़िज़ से डरता है। जिस दिन मार्शल लॉ लगना होगा, सिर्फ एक ब्रिगेडियर को फ़ोन जाना है 111 ब्रिगेड के कि जी मार्शल लॉ लग गया, तो मार्शल लॉ लग गया, और दूसरी तरफ कोई है नहीं। अब अमेरिका में क्या स्ट्रक्चर है? अमेरिका में तमाम सिविल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए
सीक्रेट सर्विस है। सीक्रेट सर्विस पहले डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी को रिपोर्ट करती थी, अब होमलैंड सिक्योरिटी को रिपोर्ट करती है। सीक्रेट सर्विस जो है मल्टी-बिलियन डॉलर ट्रेंड है, टोटल सिविलियंस हैं, लेटेस्ट वेपन है, एयरफोर्स वन से लेके उनकी जो प्रेसिडेंट की गाड़ी है, जो उसके साइलोज हैं, जो उसकी बीवी बच्चे, हर शख्स को प्रोटेक्ट सीक्रेट सर्विस करती है। अमरीकी फ़ौज का कोई शख्स वाइट हाउस में घुस भी नहीं सकता, वो किसी तरह घुसने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले सीक्रेट सर्विस है जिसका काम है उसे प्रोटेक्ट करना। सो सिविलियन तमाम चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनली अलग फोर्स रेज की जाती है, और ये किसी भी मुल्क में फ़ौज नहीं प्रोटेक्ट करती। यही स्ट्रक्चर यूके में है, यही स्ट्रक्चर कनाडा में है, यही स्ट्रक्चर इंडिया में। कनाडा में ट्रूडो को प्रोटेक्ट RCMP करती है। एक प्रॉपर फोर्स रेज की गई है पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उसके इर्द गिर्द उनकी गाड़ियों ने सराउंड किया होता है। और RCMP के पास आप वेपन और ट्रेनिंग और वो देखें, आप परेशान हो जाएंगे। Nobody can dare challenge the civilian leadership within Canada because civilians are protecting it. इंडिया में जो मोदी की सिक्योरिटी है वो सारी की सारी सिविलियन लीडरशिप के पास है। सो पहली चीज़ जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट को पावर दे रही है, जिसने एक बंदा कंटिन्यूसली वज़ीर आज़म के इधर खड़ा किया हुआ है, जिसको आपको हटाना ज़रूरी है, मुल्क के इंटरेस्ट में ज़रूरी है, और सारी दुनिया में हटा हुआ है, वो आपको 111 ब्रिगेड हटाना पड़ेगा। और 111 ब्रिगेड की जगह आपको कॉन्स्टिट्यूशनली एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि तमाम सिविलियन लीडरशिप, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करेगी। अब आप ये कहेंगे कि जी ये तो ऐसा क्यों नहीं किया गया। मसला ये है कि आज आप ज़रा खान साहब को कहें कि आप एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स क्रिएट करने की कोशिश करें और 111 ब्रिगेड को हटाएं, तो कल उनकी हुकूमत चली जाएगी। और ये सिर्फ इन्हीं की नहीं, जिसकी मर्ज़ी आप कर लें, क्योंकि फ़ौज को पता है कि ये नहीं होने देना। और एक्चुअली तो फेडरल सिक्योरिटी फोर्स एग्जिस्ट करती थी, और जब 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया तो सबसे पहला ऑर्डर क्या था? सबसे पहला ऑर्डर फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को डिसबैंड किया गया, ख़त्म कर दिया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग है। भुट्टो साहब ने एक फेडरल सिक्योरिटी फोर्स रेज की थी जिसका एग्जैक्टली यही काम था कि तमाम सिविलियन लीडरशिप और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को फेडरल सिक्योरिटी फोर्स प्रोवाइड करेगी, को प्रोटेक्ट करेगी। वो बहुत हेविली फंडेड थी, टोटल फ़ौज से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन वेपन, ट्रेंड बंदे, हर चीज़ थी। उसको अक्यूज़ किया गया कि जी कसूरी साहब के एक साहब हैं, उनके कत्ल में फेडरल सिक्योरिटी फोर्स इन्वॉल्व थी, और इस एलिगेशन पे फेडरल सिक्योरिटी फोर्स को डिज़ोल्व कर दिया गया। मुझे नहीं पता कि कसूरी साहब के मर्डर में इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में और कितनी एजेंसियों को या गवर्नमेंट के महकमों को आज तक डिज़ोल्व किया गया? किसी को नहीं किया गया। क्या आपके ख्याल में पुलिस ने बड़े गंद नहीं मारे? लेकिन पुलिस को तो आपने डिज़ोल्व नहीं किया। कस्टम ने बहुत गंद नहीं मारे, उसको तो डिज़ोल्व नहीं किया। FIA ने बहुत, कौन सा महकमा है जो किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहा, लेकिन कोई ऐसा महकमा है जो कि आज तक बैन किया गया हो? फेडरल सिक्योरिटी फोर्स सबसे पहला ऑर्डर मार्शल लॉ लगते ये था कि इसे बैन किया जाए, क्योंकि फ़ौज को ये आइडिया था, फ़ौज को नहीं कहना चाहिए, मैंने कहना कि जी दिस इज़ रॉन्ग। इस्टेब्लिशमेंट, वो चीदा जर्नैलों को ये पता है कि अगर एक ऐसी फ़ोर्स बन जाती है जो कि अगर हम मार्शल लॉ लगाने के लिए वज़ीर आज़म के घर की तरफ चलेंगे तो वो बंदूकें लेके सामने खड़े होंगे, तो उस दिन से इस मुल्क में कूलेस मार्शल लॉज नहीं लग सकेंगे, ब्लडलेस मार्शल लॉज